ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसके अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ट्रेनिंग मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर हम बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, तो वो जब तक ट्रेनिंग होएगी नहीं जब तक वो कंटिन्यूअसली ना करी जाए, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है यहाँ पे कि नो ब्रेक इन बिटवीन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग जब हम कर रहे हैं ना तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पे ब्रेक नहीं लेना, ठीक है, कंटिन्यू ट्रेनिंग करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सांस लेने के लिए भी ब्रेक नहीं लेना है सांस लेने के लिए, लेकिन एक लंबा पीरियड का कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर नो लॉन्ग पीरियड इन एक्टिविटी, यानी कोई लंबे टाइम तक का गैप मत डाल दो। आज ट्रेनिंग किया, 10 दिन बाद ट्रेनिंग किया, फिर 20 दिन बाद ट्रेनिंग किया, ऐसा नहीं। ट्रेनिंग करनी है तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि एक तो मैं रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ और ट्रेनिंग के बीच बीच में भी गैप नहीं लेता, एक पूरी ट्रेनिंग करता हूँ फिर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मैक्स इंटरवल बिटवीन 2 ट्रेनिंग सेशन बट नॉट टू लॉन्ग, ठीक है। हमें मैक्स टू मैक्स टाइम देना है 2 सेशंस के बीच में, ठीक है। अगर मैंने आज बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है और मैं बुरी तरीके से थका हुआ हूँ तो हो सकता है कल मैं उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग ना कर पाऊँ, ठीक है। हो सकता है कल मैं ब्रेक लूँ। तो जब तक मैं प्रॉपरली रिकवर्ड ना हो जाऊँ तब तक मुझे दोबारा ट्रेनिंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा भी गैप नहीं देना कि मैं ट्रेनिंग की कंटिन्यूटी को ही ख़राब कर दूँ, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड स्टेट्स दैट देयर शुड बी अ ग्रेटर लोड देन नॉर्मल ऑन बॉडी फॉर एनी ट्रेनिंग एडेप्टेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंज लेके आना है तो अपने कंफर्ट जोन से तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। जितना तुम नॉर्मल लोड उठा सकते हो उससे ज़्यादा उठाओ, उससे ज़्यादा एफर्ट डालो, ठीक है। मैंने बोला अगर एक पर्सन, मान लो एक कराटे का या एक टाइकोंडो का पर्सन है, मैंने बोला अगर 1 मिनट में तुम 100 किक मारते हो तो अब तुम्हें 1 मिनट में 120 मारनी है। तो जब तुम लोड ज़्यादा डालोगे, एफर्ट ज़्यादा डालोगे, तब तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करेगी और अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाएगी कि मैं वो टास्क भी ईजिली कर पाऊँ, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड के अंदर एक चीज़ हमें समझनी है क्या, जो इंक्रीज़ करना है हमें लोड, ठीक है, वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ होना चाहिए। यानी अगर हम ट्रेनिंग का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि पहले तुम आधा घंटा रनिंग करते थे, अब तुम्हें 45 मिनट्स करनी है, तो मैंने ट्रेनिंग का लोड बढ़ाया है अगर, तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, एकदम से बहुत ज़्यादा लोड नहीं बढ़ाना, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूँ टाइम टू टाइम, धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे मैं लोड बढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। फिर मेरी जब बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी फिर मैं और दोबारा से फिर और लोड बढ़ाऊंगा, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉट टू इंक्रीज लोड अनलेस इट इज़ अडेप्टेड बाय द बॉडी, ठीक है। तब तक लोड मत बढ़ाओ आगे जब तक मैं उसको उठाने के काबिल ना हो जाऊँ प्रीवियस वाले को, ठीक है। मान लो मैंने बोला एक पर्सन 1 मिनट के अंदर 100 किक मारता है, ठीक है। अब मैंने उसको टारगेट दिया 120 का। अब वो 120 तक में जब तक कंफर्टेबल ना हो जाए ना, जब तक आराम से ना मार पाए ना, तब तक मुझे 140 का टारगेट नहीं देना उसे, ठीक है। नहीं तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ देने का। 120 हो नहीं रहे उससे, मैं 140 का टारगेट दे दूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड क्या बोलता है भाई कि जितना तुम नॉर्मल है ना, जितना तुम्हारा नॉर्मल वर्कआउट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लोड डालो, तभी तुम्हारी बॉडी अडेप्ट करेगी उस चेंज को और तुम्हारे अंदर चेंजेस लेके आएगी ताकि तुम और अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या बोलता है कि एवरी एथलीट इज डिफरेंट एंड द रिस्पॉन्सेज टू द एक्सरसाइज और लोड विल वेरी टू, ठीक है। मतलब हर एक एथलीट दूसरे एथलीट से अलग है और उसके ऊपर जो एक्सरसाइज का या लोड का जो भी तुम डाल रहे हो ना, उसका रिस्पॉन्स भी अलग आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब समझो, मैंने बोला 2 जने हैं, दोनों जने को मैंने भागने के लिए बोला, ठीक है। दोनों को सेम डाइट देता हूँ, सेम ट्रेनिंग करवाता हूँ, लेकिन एक जना जो है वो अच्छा भागता है, अच्छा परफॉर्म करता है, जबकि दूसरा इतना नहीं करता। तो ये क्या है, क्योंकि डाइट भी सेम थी सबकी, सबने सेम एक्सरसाइजेस भी किए, फिर भी रिस्पॉन्स डिफरेंट क्यों आया, ठीक है। तो ये ही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि हर एथलीट अलग है, उसको अलग तरीके से ट्रीट करो, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर जो कमी हो वो दूसरे वाले के अंदर ना हो, तो इंडिविजुअल अटेंशन होनी चाहिए एक एक एथलीट पे, तभी रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। अच्छा,
हमें जब भी ट्रेनिंग पैटर्न बनाना है ना अलग अलग एथलीट्स के लिए, तो किन बातों का ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है क्या? लार्ज मसल्स हील स्लोअर देन स्मॉलर मसल्स, ठीक है। हमारी जो बड़ी बड़ी मसल्स है जैसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है, हमारी बैक की मसल्स, ठीक है, उनको टाइम लगता है ज़्यादा हील होने में बजाय कि स्मॉलर मसल जैसे हमारी फोर आर्म की मसल होगी, ठीक है, वो जल्दी हील हो जाएंगे, जल्दी रिकवर कर जाएंगे बजाय कि लार्ज मसल के। सेकंड है फास्ट ट्विच मसल फाइबर रिकवर क्विकर देन स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, ठीक है। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं वो जल्दी रिकवर करते हैं स्लो ट्विच फाइबर से। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, स्लो ट्विच फाइबर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फास्ट और एक्सप्लोसिव मूवमेंट रिक्वायर मोर टाइम टू रिकवर देन स्लोअर वन, ठीक है। अगर मुझे जहाँ पे एकदम से पावर लगानी पड़ रही है उसको रिकवर करने में, उसके लिए पूरी तरीके से रिकवर होने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है बजाय कि स्लोअर, ठीक है। मैंने बोला एक क्या करना है, तुम्हें एक वेट उठाना है 100 किलो का डेडलिफ्ट करना है, ठीक है। तो डेडलिफ्ट करने में तुमने जितना टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए उससे ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तुम्हें क्लीन एंड जर्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ठीक है। जनरल प्रिपरेशन है और स्पेसिफिक प्रिपरेशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इम्प्रूवमेंट इन एथलीट्स परफॉर्मेंस बोथ द जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन आर इक्वली सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर मैं मतलब समझाऊं जनरल और स्पेसिफिक प्रिपरेशन का, तो जनरल प्रिपरेशन क्या होती है जो कि हर स्पोर्ट के अंदर लगभग सेम ही होता है। जैसे मैंने बोला कि कोई सा भी गेम खेलना हो, कोई से भी आउटडोर गेम होगा, तो मोस्टली उसके अंदर तुम्हें स्टैमिना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैंने बोला मोस्टली उसके लिए तुम्हें बॉडी फ्लेक्सिबल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जब ऐसी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो ये होती है जनरल प्रिपरेशंस, ठीक है। सेकंड आता है इसके अंदर स्पेसिफिक प्रिपरेशन, जो कि होती है पर्टिकुलर उस गेम के लिए, उस स्पोर्ट के लिए जो मुझे स्किल रिक्वायर्ड है उसके लिए, उसकी बात। तो अगर मुझे ओवरऑल एथलीट की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा उसकी जनरल परफॉर्मेंस पे भी, उसकी जनरल प्रिपरेशन भी करवानी पड़ेगी और साथ ही साथ करवानी पड़ेगी मुझे उसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन, ठीक है। अगर मान लो एक क्रिकेटर का प्लेयर है तो मैं उसकी जनरल फिटनेस भी करवाऊंगा कि हाँ भाई जिम में जाओ और वेट उठाओ, क्योंकि क्रिकेट के फील्ड में उसको वेट ट्रेनिंग तो करनी नहीं है, जिम में तो एक्सरसाइज जो होगी वो तो क्रिकेट के फील्ड में करेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसे बोला जाओ जिम में जाके एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो ये है जनरल प्रिपरेशन, लेकिन मैं उसको स्पेसिफिक प्रिपरेशन भी करवाऊंगा। मैं उसको बोलूँगा क्रिकेट के अंदर जो तुम्हें खेलते हो, जैसे तुम बैटिंग करते हो तो बैटिंग की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये होगी उसकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अच्छा, जो जनरल प्रिपरेशन है वो इंक्रीज करती है हमारी फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द होल बॉडी एंड ऑर्गन, ठीक है। जनरल प्रिपरेशन जो होगी वो हमारी बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाएगी, और जब स्पेसिफिक प्रिपरेशन करूंगा मैं तो वो क्या करेगी, वो एथलीट को है ना डायरेक्टली जो उसके स्पोर्ट्स है उसके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगी, ठीक है। वो उसी सिस्टम पे फोकस करेगी ज़्यादा, उन्हीं ऑर्गन्स पे फोकस करेगी ज़्यादा जो तुम्हारे गेम के अंदर, जो तुम्हारे स्पोर्ट के अंदर रिक्वायर्ड है, ओके। तो ये था द प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन क्या बोलता है, द ओवरलोड शुड नॉट बी इंक्रीज टू रैपिडली, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना, ठीक है। तो हमें जो ओवरलोड कर रहे हैं हम ट्रेनिंग को, जो हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, वो कभी भी एकदम से नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हमें उसको टाइम देना है और ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक है। जब वो अडेप्ट कर लेगा उस चेंज को फिर मैं उसको बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, किन बातों का ध्यान रखना है हमें, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ट्रेनिंग लोड, जो ट्रेनिंग लोड है उसको धीरे धीरे बढ़ाओ। सेकंड, प्रोग्रेशन विद प्रॉपर टेस्ट एंड रिकवरी, जब तुम्हें प्रोग्रेस करना है, यानी अब मैं उसका लोड बढ़ाने वाला हूँ तो मैं देखूंगा क्या वो प्रॉपर रिकवर्ड स्टेट में है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो पूरी तरीके से रिकवर्ड है तभी मैं उसको आगे उसके लिए और ट्रेनिंग का लोड बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं एकदम से इंक्रीज कर दूंगा उसका ट्रेनिंग का लोड तो क्या होगा, वो इंजरीज लेके आएगा और कुछ नहीं लेके आएगा, ठीक है। या अगर मैं प्रोग्रेशन ना करूँ, प्रॉपर रेस्ट ना दूँ, तो क्या होगी, उसकी मसल जो होगी वो एग्जॉशन में जाएगी, थक जाएगी और फर्दर उसको इंजरीज होने का खतरा रहेगा, ठीक है। ये
बात हमें समझनी पड़ेगी। अगर आप एक एथलीट हो तो आपको इतना समझ होना चाहिए, अगर जैसे कई सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे कुछ ना कुछ गेम खेलते होंगे वो, ठीक है, तो हमेशा ये बात समझो जो रिकवरी का टाइम है ना वो वेस्ट नहीं है, उसमें तुम रिकवर कर रहे हो ताकि तुम और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, पेन के अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रॉपर रिकवर होगे तब तुम और अच्छा खेल पाओगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सरसाइजिंग अ सर्टेन कॉम्पोनेंट ऑफ द बॉडी प्राइमरीली डेवलप दैट पार्ट। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, अगर हम स्पेसिफिक पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वही चीज़ डेवलप होगी, ठीक है। अगर मैं लेग की ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे लेग्स ही डेवलप होंगे, ऐसा नहीं होगा कि मेरे बाइसेप बन जाएंगे फिर, ठीक है। अगर मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं क्रिकेट में अच्छा होऊंगा, मैं बास्केटबॉल में अच्छा नहीं हो जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल यू मस्ट परफॉर्म दैट स्किल, ठीक है। सबसे मेन चीज़ क्या है, अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर अच्छा होना है ना तो उस स्किल को करो, ठीक है। दूसरी चीज़ों को, दूसरे फैक्टर्स के बारे में इतना मत सोचो, ठीक है। जो मैंने पहले भी हमने बात करी जनरल ट्रेनिंग और स्पेसिफिक ट्रेनिंग की, तो जनरल और स्पेसिफिक में जनरल के ऊपर हमें फोकस करना है क्योंकि वो तुम्हारी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाएगा, लेकिन जनरल में ही मत घुसे रहो, मेन स्पोर्ट पे भी तो फोकस करो जो तुम्हारा है, खेलना है जो तुम्हें, ठीक है। तो अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर स्किल बढ़ानी है तो उसको तुम्हें खेलना पड़ेगा, उसको तुम्हें परफॉर्म करने पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बोथ कोच एंड एथलीट मस्ट पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड विलिंगली, ठीक है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्या बोलता है कि भाई तब तक एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकल के आ सकता जब तक कोच अपने स्किल्स को ना डाले और एथलीट्स अपने एफर्ट्स को ना डाले। जब दोनों मिल के है ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करेंगे तभी जाके तुम एक प्रॉपर रिजल्ट निकाल पाओगे उस एथलीट से, उस कोच से, ठीक है। द परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द म्यूचुअल एफर्ट्स ऑफ एथलीट एंड कोच, ठीक है। मेन बात याद रखने वाली यही है कि अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करूं तो जब तक परफॉर्मेंस है, जो भी परफॉर्मेंस है वो सारी की सारी डिपेंड करती है म्यूचुअल एफर्ट पे। जितना एफर्ट एथलीट डाल रहा है उतना ही कोच को भी डालना पड़ेगा और जितना एफर्ट कोच डाल रहा है उतना ही एथलीट को भी डालना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी क्या बोलता है, एज पर दिस प्रिंसिपल द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी चेंज्ड टाइम टू टाइम टू मेंटेन इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ बोथ एथलीट एंड कोच, ठीक है। अगर मान लो मैं तुम्हें सेम चीज़ रोज़ 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 10 साल 20 साल तक देता रहूँगा तो तुम क्या होगे, बोर हो जाओगे ना, उससे करना भी नहीं पसंद आएगा ना, वो मोटिवेशन आएगा। तो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बनाना है ना वो टाइम टू टाइम हमें अपडेट करना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ नई चेंजेस लेके आओ, उसके अंदर कुछ अलग तरीके से करो उसको, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे मान लो क्रिकेट की हमें प्रैक्टिस कर रहे हैं या मैं स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ बैट से, तो अगर मैं हिट करता हूँ बॉल को तो केवल हिटिंग की प्रैक्टिस करता रहूँगा तब तो मैं परेशान हो जाऊँगा, नेट में हिट ही करता रहता हूँ, ठीक है, मैं बोर ही हो जाऊँगा उस चीज़ से। तो मुझे उसके अंदर वैरायटी लानी पड़ेगी। एक डांसर है, अगर सेम डांस स्टेप परफॉर्म करता रहेगा तो वो भी तो थकेगा ना, वो भी मोटिवेशन कहाँ आएगा उसके लिए। तो जब वो नए नए डांस स्टेप सीखेगा, नए नए वैरायटी लाएगा, तब उसको और मन करेगा एथलीट का करने का, ठीक है, वो और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, ठीक है। तो वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक्टिव रहे एथलीट भी और मोटिवेटेड रहे कोच भी, ठीक है। अच्छा, अब वैरायटी लाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो मैं चेंज कर दूं नेचर ऑफ एक्सरसाइज बदल दूं, ठीक है, कोई और एक्सरसाइज सिखा दूं उसको, या तो मैं चेंज कर दूं उसका टाइम ऑफ द डे ऑफ द सेशन कि जिस टाइम में मैं सुबह ट्रेनिंग कराता अब सुबह नहीं, अब मैं शाम में करा रहा हूँ, या तो मैं चेंज कर दूं उसका इन्वायरमेंट या ग्रुप, ठीक है। पहले जिन लोगों के साथ करते थे अब उसका ग्रुप चेंज करते, अब किसी और लोगों के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। हमेशा देखना, अगर जब मान लो कोई भी एथलीट है, जब वो अपने होम ग्राउंड से दूसरी जगह जाता है ना तो उस इन्वायरमेंट में ना परफॉर्म करने के लिए और ज़्यादा उतावला रहता है, ठीक है, वो और अच्छा ट्राई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है, इफेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात द प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूल डाउन, ठीक है। तो वार्म अप क्या करता है, वार्म अप जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर देता है बॉडी टेम्परेचर, हमारा इंक्रीज़ कर देता है हार्ट बीट, हमारा इंक्रीज़ कर देता है ब्लड फ्लो वर्किंग मसल के अंदर,
ठीक है। अच्छा, अब ये सब करने का फ़ायदा क्या है, हमें वार्म अप क्यों करना चाहिए? वार्म अप जो होता है ना, वो हमें ना तैयार करता है मेन इंटेंसिव स्पोर्ट के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए। अगर मैं एकदम से बहुत ख़तरनाक काम करने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा हूँ अपनी बॉडी पे, तो एकदम से मत डालो, उसको बॉडी को तैयार कर लो। तो थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, थोड़ा सा मैंने रनिंग सा कर लिया, ठीक है, थोड़ी सी जॉगिंग कर ली, थोड़े से स्ट्रेचेस कर लिए, तो उससे क्या होगा, जो भी मसल मेरी यूज़ होने वाली है ना उस एक्टिविटी के अंदर, तो वो क्या होगी, उसके अंदर ब्लड फ्लो जाएगा। ब्लड फ्लो जाएगा तो वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगी। जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारी हार्ट बीट तेज़ होगी, तो हम पूरी तरीके से तैयार होंगे उस एक्टिविटी को करने के लिए, ठीक है। ऑपोजिट है इसका एग्जैक्टली कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन क्या बोलता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को लोअर करो, अपने हार्ट बीट को लोअर करो और डिक्रीज़ करो अपना ब्लड फ्लो, जो वर्किंग मसल से है वहाँ से हटाओ और वाइटल ऑर्गन्स तक दोबारा पहुँचाओ, ठीक है। यानी अब क्या करना है, अब हमने जब एक्टिविटी ख़त्म कर लिया है, तो अब धीरे धीरे अपना बॉडी टेम्परेचर को वापस नॉर्मलाइज करो, अपने हार्ट बीट को भी नॉर्मल स्टेट पे लाओ, और जो वर्किंग मसल तक सारे ब्लड पहुंच रहा था ना, अब उसको वाइटल ऑर्गन्स, जहाँ पे ऑर्गन्स में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की, वापस वहाँ पे पहुँचाओ, ठीक है। तो ये है वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन का प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, ठीक है। तो द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी बोलता है, एज पर द प्रिंसिपल द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंसीव्ड इन अ वे दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर रेस्ट एंड इंटरवल बिटवीन ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। तो हमें ध्यान रखना है हमेशा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जब भी बनाओ तो इस तरीके से बनाओ कि एक बंदा प्रॉपर रेस्ट कर पाए और उसके ट्रेनिंग इंटरवल्स के अंदर प्रॉपर गैप हो, ठीक है। अगर उसके अंदर गैप नहीं होगा तो वो थका हुआ पहले से ही है, उसकी मसल्स पहले से ही फटीग है, ठीक है। अब वो दोबारा से जब दोबारा ट्रेनिंग करने लग जाएगा तो उस थकी हुई मसल से वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर वो फिर भी लोड डाल के करवाता है उससे, तो वो इंजरी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो एक उस एथलीट का इंजर्ड होना बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो एक एथलीट बचा तभी रह सकता है जब वो प्रॉपर रेस्ट करे और प्रॉपर टाइम दे 2 सेशंस के बीच में, 2 ट्रेनिंग सेशंस के बीच में, ठीक है। तो वही उसकी एबिलिटीज़ को भी बढ़ाएगा और उसको अच्छा परफॉर्म करने में भी हेल्प करेगा, ओके। अच्छा, हमें हेल्प क्या करता है, जो रेस्ट और रिकवरी का कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को रीजनरेट करने के अंदर, ठीक है, वो रिकवर करने के अंदर हेल्प करता है। और एथलीट एक प्रॉपर रिकवरी और रेस्ट के बाद उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उतना ही ज़्यादा अच्छा होके निकलेगा, ठीक है। तो ये है द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग रिजल्ट्स, ठीक है। एंश्योरिंग रिजल्ट क्या बोलता है, द प्रिंसिपल एम्स एट गारंटी गुड परफॉर्मेंस एंड मेंटेनिंग इट फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एंश्योरिंग रिजल्ट बोलता है कि भाई जो भी तुम ट्रेनिंग कर रहे हो ना, उसका मेन मुद्दा क्या है, उसका मेन मुद्दा है कि तुम अच्छा परफॉर्म करो। अगर तुम पहले से ही अच्छा परफॉर्म करे तो उसको मेंटेन कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो यही एंश्योरिंग रिजल्ट बोलता है कि टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को मेजर करो। अगर जिस चीज़ों में तुम लैग कर रहे हो, जो चीज़ें तुम्हारी अच्छी नहीं है, उस पर तुम फोकस करो और उनको और काम करवाओ ताकि तुम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दोबारा दे पाओ, ठीक है। आगे है इसके अंदर लास्ट द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का प्रिंसिपल बोलता है कि द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी डेवलप्ड इन वेरियस ट्रेनिंग साइकिल्स सच एज मैक्रो साइकिल, ठीक है, दूसरा है मेसो साइकिल और तीसरा है माइक्रो साइकिल। यानी जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं ना, तो उसको साइकिलिंग फॉर्म में रखो कि चेंज किया, फिर दोबारा चेंज किया, फिर दोबारा से उसे अपनाया, ठीक है। तो एक पैटर्न के टाइम पीरियड में उसको वैरायटी लाते रहना है, उसके अंदर चेंजेस करते रहने हैं। तो एक साइकिलिंग पैटर्न बना के रखो, ठीक है। तो साइकिलिंग पैटर्न के हमें 3 हिस्से बताए हैं, मैक्रो, मेसो और माइक्रो, ठीक है। तो मैक्रो साइकिल क्या होती है, जो साइकिल हर 3 से 12 महीने पे चेंज होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, मेसो साइकिल, जो कि हर 3 से 6 हफ्ते पे हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थर्ड है माइक्रो साइकिल, जो कि हमें 3 से 10 दिन के अंदर चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ट्रेनिंग पैटर्न को चेंज करेंगे, एक साइक्लिक फॉर्म में लाएंगे, तो उतना अच्छा हमारा ट्रेनिंग पैटर्न होगा, उतनी अच्छी हमारी ट्रेनिंग टेक्निक होगी और उतनी ज़्यादा वैरायटी से जब होगी, इतनी ज़्यादा